हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं माध्य और माध्यिका और बहुलक और परिसर, मानक विचलन और मानक और विचलन बराबर क्या होता है, और प्रसरण पढ़ने वाले हैं। प्रसरण है, उसके बाद जो है विचलन गुणांक। ये सभी क्या होते हैं आप देख लीजिए। ये सभी टॉपिक को हम अच्छा से यानी कि बारीकी से जानने वाले हैं। और इसमें जो भी डाउट होंगे पहले से अगर आपको, तो आज के बाद इनमें से कोई डाउट आपको नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम चालू करते हैं अब, यानी कि पहला नंबर। तो पहला नंबर में यानी क्या है दोस्तों, यानी माध्य, मीन। ठीक है, तो माध्य क्या होता है कि कोई भी आंकड़ा अगर आपको दिया रहे, है ना, तो आंकड़ाओं का कुल योग और बटे में कर देना आंकड़ाओं का संख्या। यानी कि कोई भी डाटा अगर आपको दिया हो तो डाटा में देखिए कितना आंकड़ा है, यानी कितना उनमें संख्या है, और टोटल संख्या को जोड़ के, ठीक है, और टोटल संख्या से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, यानी जितना संख्या होंगे। चलिए अब बना के आपको बताते हैं कि लिख के बताते हैं कैसे हो सकता है। यानी कि माध्य कैसे हो सकता है, अगर दे दिया जाए आपको 1 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए 5, है ना, का माध्य, का माध्य क्या होंगे, का माध्य क्या होंगे। तो इसका जैसे आप औसत निकालते हैं ना, सिंपल उसी तरह है। जैसे औसत का फॉर्मूला है उसी तरह माध्य बराबर होता है। तो माध्य बराबर हम क्या बताएं आपको कि माध्य बराबर होता है सर आंकड़ाओं का, है ना, आंकड़ाओं का योग, आंकड़ों का योग, और बटे में क्या करना है, आंकड़ों की संख्या। सिंपल, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की जो संख्या होती है वो कैसे होगा देखिए। तो आंकड़ों का योग क्या होगा, मतलब इस सबको जोड़िए, कितना कितना है, 1 2 3 4 और 5, है ना, और यानी माध्य बराबर लिख लीजिए मीन। और बटे में आंकड़ों की संख्या का मतलब हुआ कि कितना संख्या दिया हुआ, 1 2 3 4 5, 5 संख्या दिया हुआ। सबको जोड़िए, 3 3 6 और 6 4 10 5 15। अब 15 नीचे में क्या है 5, अब इसको काट दीजिए, 5 दिया 15। तो ये आपका जो माध्य है सर वो आपका चले आया कितना, 3। ठीक है, तो आंकड़ाओं का योग और बटे में आंकड़ाओं की संख्या, और यही होता है आपका माध्य। अभी सिंपल एक एक टॉपिक करके समझिए, उसके बाद इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है आपको इसके बाद कराएंगे। ठीक है, उसके बाद ना, उसके बाद हमको आना होगा दोस्तों, आना होगा माध्यिका में, है ना, किसमें आना होगा, माध्यिका में। तो आप जानेंगे कि माध्यिका क्या होता है ना। तो माध्यिका को जानने से पहले आपको एक बात और जानना होगा। एक बात क्या जानना होगा कि जो यानी कि आरोही क्रम, आरोही क्रम, और जानना होगा आपको अवरोही क्रम, अवरोही क्रम ये क्या होता है ना। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम यानी कि बढ़ती संख्या, बढ़ते क्रम कह सकते हैं, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम ये दोनों होता क्या है, तो आप जानते होंगे कि छोटा बच्चा अगर मान के चलिए कि एक बढ़ते क्रम का उदाहरण लेते हैं ना, बढ़ते क्रम। आप हम लोग पहले क्या थे, है ना, हम लोग क्या थे पहले, छोटे थे, यानी कोई छोटा बच्चा अगर होता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है कि घटता है, और बढ़ता है, यानी वो बढ़ते क्रम में जा रहा है। जैसे कोई भी संख्या को हम ले रहे हैं, यानी कि शुरुआत में कोई छोटा संख्या होगा और उसके बाद जो है बढ़ता संख्या जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि लास्ट में कह सकते हैं बड़ी संख्या और शुरुआत में कह सकते हैं छोटी संख्या। यानी कि लास्ट में शुरू में कह सकते हैं छोटी संख्या और लास्ट में कह सकते हैं बड़ी संख्या, है ना। तो कोई छोटा बच्चा अगर शुरू से अगर किसी बच्चा का जन्म हुआ हो तो वो बच्चा धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, उनको हम क्या कह सकते हैं, बढ़ते क्रम कह सकते हैं। और घटते क्रम में क्या हो सकता है कि सबसे बड़ा संख्या, है ना, किसी मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, कोई भी आपको डाटा दिया जाएगा, उस डाटा में जो सबसे बड़ा संख्या होगा उनको क्या करना होगा, पहले लिखना होगा, और जो छोटा संख्या उनको लास्ट में लिख देंगे, हो गया घटते क्रम। जैसे हम अगर मान के चलिए कि इनमें से कोई संख्या लेते हैं, जैसे 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, इनको
है ना, इनको अगर हम मान के चलिए किस में सजा दें, अवरोही क्रम में, तो सबसे अवरोही क्रम में क्या बोले थे, तो अवरोही क्रम में बड़ा से क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा से छोटा। आरोही क्रम में क्या होगा, छोटा से बड़ा, है ना, यानी कि बढ़ते क्रम घटते क्रम। ठीक है, तो बड़ा से छोटा कैसे कर सकते हैं, पहले 9 को लिखेंगे, 8 को लिखेंगे, है ना, फिर 7 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे, तो अवरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा, याद रखिएगा ये बात, बड़ा से छोटा। और आरोही क्रम में क्या होगा, छोटा से बड़ा, बस सिंपल। ये होता है आपका आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अगर ये आप समझ गए हैं तो आप जाहिर सी बात है कि माध्यिका समझ गए। माध्यिका क्या है, माध्यिका को क्या किया, आप समझ गए, यानी कि मीडियन को अब समझ जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न इस तरह से कुछ रहेंगे किस तरह से, अगर प्रश्न रह गया दोस्तों कि 2 है, 4 है, 8 है और 2 है ना, और 5 है, इन संख्याओं का, है ना, इन संख्याओं इन संख्याओं का इन संख्याओं का माध्य नहीं माध्यिका, सॉरी माध्यिका, माध्यिका क्या होगा, माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि जो संख्या दिया हुआ है उनको या तो आप आरोही क्रम में सजा लीजिए या तो अवरोही क्रम में सजा लीजिए, इन दोनों में से किसी एक में सजाना है। ठीक है, दोनों में नहीं, किसी एक में, आपको जो अच्छा लगता है। तो मान के चलिए कि हम बढ़ते क्रम में सजा देते हैं, किसमें, बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में आपको क्या बताए थे, यानी बढ़ते क्रम में क्या होगा, छोटका से बड़का। तो छोटा इनमें से कौन लगता है आपको, 2, तो 2 सर, फिर है 2, 2, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 8 है। इन सब संख्याओं को लिख लिए। ठीक है, तो हमको पता करना है माध्य का। तो क्या कीजिए कि इधर से कुछ संख्या को छांटिए और इधर से कुछ संख्या को छांटिए, लेकिन दोनों ओर से बराबर संख्या को क्या करना होगा, छांटना होगा। जैसे इधर से अगर हम छांटना चालू करें, तो 1 2 2 डिजिट इधर से लेते हैं और 2 डिजिट 2 अंक इधर से लेते हैं। तो अब यानी कि दोनों तरफ से जो बराबर बराबर हमको क्या करना होगा, छांटना होगा। तो अगर दोनों ओर से हम बराबर बराबर छांटते हैं तो इधर भी 2 संख्या को छांट लिए, इधर भी 2 संख्या को छांट लिए, अब बीच में जो बच गया वो क्या हो गया, आपका माध्यिका हो गया। कितना इजी है, देख लिए, ये क्या हो गया आपका माध्यिका। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कभी बराबर नहीं हुआ, तब इधर से भी बराबर नहीं छाटा गया, इधर से भी बराबर नहीं छाटा गया, यानी कि आपका कहना ऐसे होगा, कुछ कुछ प्रश्न में इस तरह से भी रह सकता है। अभी यहाँ 5 संख्या था तो ठीक है, लेकिन अगर 6 संख्या हो जाता तब, है ना, मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हो गया 6 संख्या, मतलब सॉरी, हाँ 6 संख्या हो गया। तो आप अगर 3 इधर से ले लेते हैं, 3 इधर से ले लेते हैं, तो बीच में कुछ बचता है कि कुछ नहीं बचेगा, तो ये रूल पूरा गलत हो जाएगा, इस तरह से करना भी नहीं है। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए बराबर इधर भी जितना संख्या लीजिएगा, इधर से भी यानी लेफ्ट साइड से जितना संख्या लीजिएगा उतना आपको राइट साइड से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट साइड से ले हम 2 संख्या, इधर से भी कितना लेना पड़ेगा, 2 संख्या, और ऐसे ही लेना ही पड़ेगा। अगर 3 3 ले लीजिएगा तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, फिर आपका प्रश्न बनेगा ही नहीं। तो 2 इधर से ले लिए दोस्तों और 2 इधर से ले लिए, तो बीच में क्या बच गया आपका, 2 संख्या बच गया। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों कितना जोड़े, तो 4 और 3 कितना हो सकता है, 7, और 7 में ये संख्या कितना जोड़े, 2 संख्या जोड़े, तो 2 से भागा, लगा दिए, तो कितना आ गया 3.5। ठीक है, तो ये आपका हो गया दोस्तों माध्यिका, है ना। तो आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे ना। ठीक है, अब उनके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे बहुलक, है ना, क्या पढ़ेंगे, बहुलक। तो बहुलक का मतलब हुआ कि आपको डाटा में यानी आंकड़ा देगा, आंकड़ा में आपको पता करना है कि बहुलक सर कौन है। तो बहुलक को चुनने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखना है, बहु का मतलब क्या होता है, अधिक बोल सकते हैं बहुवचन में, तो क्या होता है अधिक। तो आंकड़ों में जिन संख्या, मतलब जो संख्या बहुत ज्यादा बार आएंगे, जो संख्या बहुत ज्यादा बार आएंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, बहुलक, बहुलक उसी में टिक मारेंगे। ठीक है, तो आपको हम लिख के बताते हैं कि बहुलक यानी कि मूड क्या होता है। ठीक है, तो बहुलक का अगर एग्जाम्पल लें दोस्तों हम, तो क्या ले सकते हैं, जैसे कुछ संख्याओं का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप देखे होंगे, है ना, देख लीजिए, से मान के चले यहाँ पर 6 है, कुछ प्रश्न, सॉरी 6 है, 7 है, 8 है, 6 है, 3 है, 6 का बहुलक, का बहुलक क्या होगा, का बहुलक क्या होगा। तो आप यहाँ पर
सीधे बता सकते हैं। आपको हम क्या बोले, जो संख्या बहुत ज्यादा बार आए हैं, है ना, जो संख्या इन प्रश्न में बहुत ज्यादा बार दोहराए हैं। तो दोहराए कौन कौन है, यहाँ पर देखिए कि 6 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 तो 1 ही बार, 8 तो 1 ही बार, 3 तो 1 ही बार। तो सबसे ज्यादा संख्या है किसका सर, 6 का है। तो आंसर में आपका क्या आने वाले हैं, 6। ये आपका क्या हो गया, बहुलक हो गया। कितना इजी है, ठीक है। तो आपका हो गया बहुलक। बहुलक समझ गए होंगे, यानी कि जिनका संख्या डाटा में बहुत ज्यादा बार होंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्लियर करेंगे आपका परिसर यानी कि रेंज क्या होता है, ठीक है। रेंज, रेंज कहीं कहीं हिंदी में भी लिखा हो सकता है, कहीं कहीं इंग्लिश में भी लिखा हो सकता है, और रियल में तो ये परिसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो परिसर इसको बोलिए या इसको रेंज बोलिए, क्या बोलिए, या तो परिसर या तो रेंज। तो हम जानेंगे कि परिसर क्या होता है। परिसर का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। परिसर बिल्कुल आसान होता है। देखिए इसे कोई डाटा आपको दे दिया जाएगा 1 4 3, है ना, इस तरह से 9 11, इन संख्याओं का, है ना, इन संख्या का, हाँ दोस्तों, इन संख्याओं का क्या परिसर क्या होगा, परिसर, परिसर यानी कि रेंज, रेंज क्या होगा, ठीक है। तो परिसर यानी कि कह सकते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। यानी कि परिसर जो होगा दोस्तों, जो डाटा में जो सबसे बड़ा संख्या दिया रहेगा, ठीक है, उनको पहले लिखना है, और उनके बाद जो सबसे छोटा संख्या दिया रहेगा उनको क्या करना है, बड़ा संख्या में छोटा संख्या को घटा देंगे, वो परिसर निकल गया। तो परिसर का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि उच्च सीमा, है ना, यानी कि सबसे पहले क्या कीजिए कि बड़ी संख्या ऐसे लिख लीजिए। तो परिसर में दोस्तों क्या हुआ कि परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो परिसर बड़ी संख्या, इन डाटा में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो डाटा में सबसे बड़ी संख्या है 11, है ना। सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 है। तो आप क्या किए, 11 में 1 घटा दिए तो कितना आ गया आपका, 10 आ गया, ठीक है। तो 11 में जब 1 घटाएंगे तो 10 है ना आएगा, तो परिसर आपका क्या निकल गया, 10 निकल गया, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब हम जानेंगे मानक विचलन, ठीक है दोस्तों, मानक विचलन। तो मानक विचलन बराबर होता है दोस्तों, है ना, मोड अंडर रूट प्रसरण, मोड, यानी कि कह सकते हैं मानक विचलन में, मानक विचलन बराबर आपको स्ट्रक्चर पहले याद रखना होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर होता क्या है मानक विचलन बराबर, बताते हैं आपको। तो ये आपका हो जाता है मानक विचलन। कोई भी प्रश्न में आपको, है ना, यदि प्रसरण दिया रहे, जब भी प्रश्न पूछेगा तो प्रसरण हालांकि लगभग में दिया रहता है, ठीक है। और किसी किसी प्रश्न में जब प्रसरण दिया हुआ नहीं रहता है, उसको किस तरह से निकालना है वो भी बात बताएंगे। तो ज्यादातर क्या होता है कि प्रसरण दिया रहता है और मानक विचलन पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछ रहेंगे कि किसी एक डाटा सेट का अब प्रसरण 121 है, तो इस डाटा सेट का मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन क्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, डायरेक्ट रूट करना है। और ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं आप, मानक विचलन बराबर, मानक यहाँ पर देख रहे हैं जो मानक विचलन बराबर, ये मानक विचलन बराबर जो फॉर्मूला दिया गया है अंदर रूट, और ब्रैकेट के अंदर में क्या, सॉरी, अंदर रूट के अंदर में प्रसरण लिखा गया है, और यहाँ पर ये मोड लगाया गया है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जब भी प्रसरण निकलता है ना, वो हमेशा प्लस में निकलेंगे, माइनस में नहीं, है ना। अगर ये नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है कि रूट अगर टूटता है तो माइनस प्लस दोनों में टूट सकता है, दोनों आ सकता है। तो ये देने का मतलब ये हुआ कि हमेशा ये किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। इसीलिए क्या जाता है, इसलिए वुड को लगा दिया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको जो है कि प्रसरण दिया गया है, आपको मानक विचलन पूछ लिया गया है, तो डायरेक्ट क्या करना है कि 121 का रूट तो आपको पता है ना, कि 11 गुना सर 11 करेंगे तो कितना होगा 121, और रूट के अंदर में जब जोड़ा होता है क्या होता है, एक निकल जाता है। तो आपका जो मानक विचलन हो गया सर यहाँ पर 11 हो गया, क्या हो गया, 11।
तो आप मानक विचलन का फॉर्मूला देख लिए है ना। तो मानक विचलन अगर देख लिए हैं तो इसमें आपको प्रसरण भी समझने में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है, बहुत ही हेल्प मिलेगा प्रसरण को समझने में। तो वो हेल्प किस तरह से मिल सकता है प्रसरण को समझने में, देखिए मानक विचलन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट, प्रसरण का रूट होता है। अगर इस रूट को हम हटा दे तो इधर क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो है प्रसरण इस तरह से, मतलब कि प्रसरण हमको पढ़ना है, प्रसरण सीधा क्या लिखेंगे कि यदि किसी डाटा सेट का है ना, यदि प्रसरण क्या होगा, प्रसरण क्या होगा, तो आप प्रश्न को बिल्कुल देख लीजिए कि किस तरह से पूछा गया। यदि किसी एक डाटा सेट का मानक विचलन है ना सर कितना है, 3 है, तो इसका प्रसरण क्या होंगे। तो प्रसरण बराबर यानी कि वेरिएंस जो होता है, यानी कि प्रसरण बराबर क्या होता है कि मानक विचलन है ना, मानक विचलन का स्क्वायर। मानक विचलन का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, तो मेरा क्या है दोस्तों कि वो प्रसरण निकल जाएगा। तो यहाँ सीधा क्या है, मानक विचलन कितना दिया आपको, 3 दिया है। तो इनका हमको क्या करना है कि प्रसरण बराबर क्या होता है, प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर। तो मानक विचलन का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो मेरा प्रसरण क्या हो जाएगा, निकल जाएंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो ये निकल गया मेरा क्या, प्रसरण निकल गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रसरण को समझ गए है ना, मानक विचलन और प्रसरण आप समझ गए होंगे। अब हमको समझना है दोस्तों विचलन गुणांक, क्या समझना है, विचलन गुणांक। तो आइए हम इनको समझते हैं कि विचलन गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कि जानते हैं क्या कि विचलन गुणांक क्या होता है ना, विचलन गुणांक। तो विचलन गुणांक जो है दोस्तों, तो पहले प्रश्न देखिए कि किस प्रकार आ सकते हैं। तो कहता है कि एक बंटन का माध्य जो है ना, एक बंटन का माध्य यानी कोई भी आंकड़ा बोल रहा है, तो उस आंकड़ा का जो माध्य होगा दोस्तों, कहता है कि 15 है। तो और मानक विचलन 5 है, यानी कि माध्य आंकड़ाओं का बता रहा है कि सर माध्य जो है वो 15 है और जो मानक विचलन है वो क्या है, 5 है। तो विचलन गुणांक क्या होगा, विचलन गुणांक क्या होगा। आपसे ज्यादातर इस तरह का ही प्रश्न पूछा जाता है, मानक विचलन दिया होगा और माध्य भी दिया होगा, आपको पूछ लिया जाएगा कि विचलन गुणांक क्या होता है। तो स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि विचलन गुणांक बराबर क्या होता है कि मानक विचलन बटे में होता है माध्य है और गुणा में होता है 100। ये गुणा में 100 इसलिए लगा क्योंकि इस टाइप का जो प्रश्न का जो आंसर देता है दोस्तों है ना, वो ज्यादातर परसेंटेज में देता है, ठीक है। तो परसेंटेज में देता है तो इसीलिए हम प्रतिशत के बदले में क्या लगा दिया है, 100 लगा दिया। तो आप सीधा देख लिए, तो मानक विचलन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सर मानक विचलन आपको 5 दिया हुआ है ना, तो हम लिखेंगे 5। और आपको जो माध्य दिया गया है वो माध्य दिया गया है 15 है ना, 15। तो 15 दिया गया है माध्य आपको, तो क्या कर सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 दिया 15 और गुना में जो 100 है, ये अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 गुना 100 होगा तो 100/3। और हम क्या कर सकते हैं, इसको भाग लगा देंगे, भाग लगा देंगे तो 33 दिया 99, अब बटे में 3 ही रहेंगे और ऊपर में 1 जोड़ देंगे तो 100। तो आपका हो गया यानी कि 33/1/3। इस तरह से आप इसका आंसर इस तरह से भी निकल सकता है, 33.33, इस तरह से परसेंटेज में आपको पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से ही आएंगे। तो आपका जो है दोस्तों हम माध्य क्लियर कर दिए, और माध्य का भी, बहुलक भी, परिसर भी, मानक विचलन और प्रसरण भी, और जाके विचलन गुणांक भी। और भी इनमें कई तरह के प्रश्न है दोस्तों जो कि आपसे पूछ लिए जाएंगे, है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, और भी कई प्रकार का प्रश्न है जो इस तरह से आपको दे सकते हैं। पहले हम इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। तो आइए जो इससे रिलेटेड और भी कई तरह का प्रश्न है, और भी 3-4 क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मानक विचलन से रिलेटेड इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि यदि 10,10, 9,10, 11,10 और 11,9 इस समुच्चय का मानक विचलन क्या होगा।
तो यहाँ पर जब भी हमको इस तरह का प्रश्न में प्रसरण दिया रहता था तो मानक विचलन हम क्या करते थे, आसानी से निकाल लेते थे, है ना। लेकिन मानक विचलन हम क्या करते थे, प्रसरण अगर दिया रहता था तो हम उसका रूट निकाल लेते थे और मानक विचलन हमको पता हो जाता था। लेकिन यहाँ पर डाटा के रूप में दिया गया कहता कि इस समुच्चय का मानक विचलन क्या होगा, तो आप यहाँ पर फंस सकते हैं, है ना। तो इस तरह के प्रश्न को जब हल किया जाता है दोस्तों, तो एक रूल क्या है कि सबसे पहले जो डाटा दिया गया है उसका आप माध्य पता कर लीजिए, ठीक है। तो माध्य किस तरह से पता करेंगे, सब संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जितना संख्या होंगे उनको क्या कर देंगे, उनसे भाग लगा देंगे। तो 10, 20, 30, 40, है ना, इस तरह से 40 हो गया। अब इसको जोड़िए, 11 दूना 22, और कितना हो गया, 9 तिया सॉरी 10, 20, 30 देंगे, 80 से 8 से भाग लगाएंगे, 8 दाही 80 सीधी। तो सबसे पहले क्या करना दोस्तों, इस टाइप का जितना भी संख्या होगा उसका हम क्या करेंगे, माध्य पता करेंगे। और माध्य बराबर आपको पता है कि जितना संख्या दिए होंगे उन संख्याओं को जोड़ के जितना संख्या होंगी उनसे हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। और भाग लगाने के बाद जो माध्य पता होंगे, अब क्या करेंगे, इसका हम प्रसरण निकाल लेंगे। तो प्रसरण जब निकालेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि, है ना, प्रसरण किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर जो कि दोस्तों जितना संख्या है उन सभी संख्याओं से क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये जो माध्य निकला है, माध्य में सब संख्या को घटाइए। यहाँ 10 है तो 10 घटवाइए, 1, 2, 3, 4। अब 4 ठो 10 में 10 घटा देंगे तो क्या होगा, 0 आएगा ना। 10 में 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। अब 0 एक ठो लिखिए जोड़ में, या कितनों लिख दीजिए, 0 का जोड़ में कोई वैल्यू है। तो टोटल यानी कि 10 ठो जो 10 घटेंगे तो उसमें कितना आ जाएंगे, सॉरी 4 ठो 10 है ना, तो 4 संख्या यानी कि 4 जीरो आने वाले हैं। 4 जीरो में से किसी एक जीरो को हम लिख लिए, उनके बाद बच गया क्या, 9। तो अब अगर 10 में 9 घट जाता है तो क्या बचता है, 1। और ध्यान रखिए जो घटता है, जो घट के बचता है उसका क्या करना होता है, वर्गमूल निकलना होता है, ठीक है। अगर यहाँ 10 में हम 10 को घटाए हैं तो क्या आया है, 0 आया घट के, तो 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही होता है। उसी तरह 10 में अगर 9 घट गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो 1 का वर्गमूल सर 1। फिर 9 का है और भी एक, तो और एक आने वाला है। उसी तरह से अगर मान के चलिए 11 में अगर 10 घट गया, है ना, तो यानी कि माइनस में नहीं आता प्रश्न, आपको पहले बताए थे प्रश्न क्या आता है, प्लस में आता है। तो अब उसी तरह यहाँ भी क्या ठो 11 है, 2 ठो 11 है। तो अब इस तरह से क्या आने वाले हैं, और भी 2 ठो, है ना। तो इस तरह से 11 का ठो 1, 2, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ गया 1, 2, 3, 4 ठो है तो ये आ गया, और 2 ठो 9 है तो 2 ठो 1 आ गया, और 2 ठो 11 है तो 2 ठो। तो ये कितना आ गया आपका, बटे में क्या लिखना, 9 ही लिखना है, बटे में कितना लिखना है, 9। तो टोटल आपका जो दोस्तों ये संख्या हुआ टोटल, तो आपका क्या हो गया, टोटल संख्या 9 हो गया क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, हुआ जी, है तरीके 8 हुआ, 8 टोटल 8 संख्या हुआ, ठीक है। तो 8 संख्या में से अब क्या करना है, अब टोटल अब सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना होंगे, 4, 4/8। ये आपका निकल गया प्रसरण। हमको चाहिए क्या सर, हमको चाहिए मानक विचलन, मानक विचलन। तो मानक विचलन इसका क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, मानक विचलन बराबर क्या होता है, जब प्रसरण दिया रहता है तो प्रसरण का हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो अगर हम 4 बाई इन सबको अगर होल रूट तोड़े तो 4 का रूट टूट के कितना आ जाएंगे, 2। और 8 का अगर हम रूट तोड़ने का प्रयत्न करें तो क्या आ सकता है, 2, रूट में 2, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आ सकता है। तो ये आपका हो गया दोस्तों, मानक विचलन से इस तरह का भी प्रश्न आता है, इसको समझ लिए ठीक ढंग से। पहले क्या किए, माध्य पता किए, माध्य पता करने के बाद प्रसरण, है ना, प्रसरण निकाले। और प्रसरण किस तरह से निकाले, जो माध्य आता है इस माध्य में इन संख्याओं को घटा के, और जो घट के आया उसका वर्गमूल किए, और वर्गमूल जो आया यहाँ पर लिख दिए, और टोटल उसी तरह किए। फिर इसमें सबको घटा घटा के वर्गमूल करके यहाँ लिखा गया, और सबको जोड़ के इतना बटा लिखा गया। तो ये मेरा प्रश्न आ जाता है। और जब हम मानक विचलन निकालते हैं तो क्या कर देते हैं, इसका रूट कर देते हैं, तो मानक विचलन निकल जाता है। तो ये प्रोसेस था इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए। और हम अभी कुछ और भी कुछ नेक्स्ट टाइप का प्रश्न जानेंगे, मतलब कि जैसे माध्य में क्या क्या किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो एक काम करते हैं दोस्तों, ये जो इस तरह का जो क्लास है, और एक क्लास ले लेंगे हम, है ना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, तो इसी तरह और एक क्लास हम ले लेंगे जो कि इस तरह से थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न आता है, इससे टफ है, ठीक है। वो अगले वीडियो में आपको हम बता देंगे।
ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे